डॉक्टर साहब, ये मैं क्योंकि चाहता हूँ कि हम ज़ाहिर है एक आम आदमी को, जिस तरह अभी महताब साहब ने भी बात की, ये फरमाइए कि ये पहले आपको ही मैं कोट करता हूँ कि ये IPPs की जब ये हुई थी इन्वेस्टिगेशन, मलेशिया में तो भाग गए थे। अच्छा, अभी राना साहब अपना मियाँ साहब ने बताया कि अगर ये इन्हें खोलते क्यों नहीं है। नंबर 1, आपको याद होगा 2013 से पीछे अगर 1993 में चले जाएं, जब हेज़ल लहरी आई थी और वो जो मुआहदे थे उनकी मुझे एक शक्ल थोड़ी सी फाइनेंशियल टाइम्स में नजर आई। डू यू थिंक कि हम इतने मजबूर थे कि हमें इतने स्वीट डील्स उन्हें देनी पड़नी थी, या उसी दिन से बदनीयती शामिल थी? जी देखिए, पहली दफ़ा जब मुआहदा हुआ तो बहुत जाहिर था कि पॉलिसी अभी लिखी नहीं गई थी 1994 की। तो एक कंपनी आई और उसको कहा गया कि आपको यहाँ कोई टैक्स नहीं आपसे लिया जाएगा, बिल्कुल किसी किस्म की कॉरपोरेट आप पे टैक्सेशन नहीं होगी, आप जितनी मर्जी लूट मार करें, जितना मर्जी पैसा यहाँ से बाहर लेकर जाएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जो मर्जी अपना बाहर के कर्ज़ों का दिखाएं, और जो कॉस्ट थी वो भी किसी ने स्क्रूटनाइज नहीं की कि उसमें कितनी ट्रांसफ़र प्राइसिंग थी, कितना पाकिस्तान को लूटा गया। ये तो बहुत ही गमगीन दास्तान है पाकिस्तान के अवाम की कि जहाँ वर्ल्ड बैंक से मिलकर यहाँ जो लोन्स और उसके बाद जो, ये तो जाहिर करती है कि सिर्फ हम बाहर की बड़ी कंपनीज़ को ब्लेम करते हैं। यहाँ तो मल्टीलैटरल अदारों का रोल देखें आप कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है। कुछ काम चलता ही रहता है, मगर ये बहुत सोच समझ कर किया गया। और वो डॉक्यूमेंट्स जो थे जिसके ऊपर सॉवरेन गारंटीज हुई, जिस तरह की लूट मार की गई, उसको कोशिश की एक ज़माने में जब हमारे काबिल वज़ीर कानून थे तो उन्होंने कहा जी कि ये हम अमेरिका के अंदर इनके ऊपर करप्ट प्रैक्टिस के केस बनाएंगे। मुझे भी कंसल्ट किया गया तो मैंने कहा कि चलिए, मुझे अमेरिकन लॉ का तो पता है, करप्ट प्रैक्टिस का भी। वो सबसे पहले आपसे ये कहेंगे कि जो कमीशन आपके लोगों ने ली थी वो जमा करवाएं ख़जाने में, और फिर उसके बाद अपने लोगों को अरेस्ट करें, फिर हम आपको अमेरिका में इनको भी कंपनीज को हम पनिश करेंगे। और ये सुनना था कि वो बहुत अब इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करें, बहुत आला पाए कि वो यहाँ की तो कॉर्पोरेट लॉज वगैरह के माहिर थे आइन के, मगर करप्ट प्रैक्टिस के लॉ के बारे में उनका इतना तजर्बा नहीं था। जब ये समरी बनकर गई तो फिर ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आए जिनके अकाउंट्स में वाकई पैसा गया था, और फिर तय पाया गया कि नहीं इसको ना छेड़ें तो अच्छा है। ये ज़ाहिर है जिस हुकूमत ने उसमें किकबैक्स नहीं लिए थे उसका व्यू था। फिर उन्होंने सोचा कि हम भी किकबैक्स लेते हैं, इसका अगर हम इनकी करप्शन नहीं पकड़ सके तो खुद करप्शन करते हैं। फिर उन्होंने जो नई पॉलिसी बनाई एनर्जी की और जो हरकतें की, वो तो उनको भी काट गए। सो एक जगह बैठे हुए उन्होंने फरमाया कि आप हमें कोल वाला दे दें, तो उन्होंने कहा भाई ये तो हम डिसमेंटल कर रहे हैं, अब क्या करेंगे आप ये लेकर। उनका नहीं आप हमें बस लगा दें और इसकी नई एक इनवॉइस बना दें कि ये ब्रांड न्यू प्लांट है। 2016 वाले की बात कर रहे हैं, ये जो अभी लेके आए थे एहसन इकबाल साहब वगैरह। जी, तो उन्होंने कहा बस कमीशन का रेट बढ़ा दें, प्लांट जो आप डिसमेंटल क्यों करेंगे, हम जो है अपने माहौल को पॉल्यूट करने के लिए आप अपनी पोल्यूशन दूर करें, हम नहीं क्रिएट करते हैं। क्या क्या अब आपको दास्तान काजी साहब सुनाएं जो सारी ज़िंदगी गुजरी इन्वेस्टिगेटिव जो वाइट कॉलर और जो स्टेट पैट्रनाइज क्राइम थे उनको इन्वेस्टिगेट करने में, और जब पाकिस्तान का हाल देखते हैं तो इसकी तो कोई मिसाल, पूरी दुनिया में किकबैक्स के निज़ाम है, सारा कुछ है, मगर लूट मार का जो बाज़ार हमने गर्म किया और जो हरकतें हमने की और अभी तक जारी हैं वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। तो ये आप देखिए कि हमारी आवाम से ही, चाहे वो डेट सर्विसिंग हो, चाहे पैसा देना हो, फिर आप उनके ऊपर टैक्स लगा कर और कर्जा लेकर, दो ही तो काम रह गया पाकिस्तान में। एक ये है कि कर्जा बढ़ाओ और फिर उसको डेट सर्विसिंग करने के लिए बेजा टैक्सेस लगाओ, बस इसके अलावा रियासत का कोई काम नहीं रह गया। अब आप देखिए कि हमने ज़ीरो कूपन का क्या मजाक उड़ाया है कि जी हमें 80 बिलियन मिल गए और हमने इसका कुछ नहीं देना, 15 साल बाद ये 512 बिलियन हो। क्या मजाक है कौम के साथ। यानी आप ये डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं सर, जो हकायक हैं बड़े तल्ख हैं, जो तारीखी हकायक हैं वो 1992 से देखा जाए या अभी तक जितनी भी पॉलिसीज़ आई हैं, जो पावर पॉलिसीज़ हैं, उसमें यही कुछ होता रहा। 2000 की जो पॉलिसी है उसको अगर देखा जाए तो उसमें हाइडल पावर जो थी वो उसको रखा गया था कि फ़लाँ डैम बनने हैं, वो आज तक नहीं बने, और जो नीलम जेलम उसमें बना वो चाल ही नहीं रहा।
जो उसके बाद राजा साहब आए, राजा प्रोफेसर साहब, उनको बाकायदा तौर पर पहली वाक में मैं मौजूद था जब उन्होंने वाक की थी, और 400 अरब रुपए का उन्होंने बताया था सर्कुलर डेट है। उस वक्त सर्कुलर डेट जो है वो मुतारफ़ हुआ था, और उसी वक्त शॉर्टफॉल का भी लफ्ज़ जो है मुतारफ़ हुआ। तो फिर उसके बाद रेंटल पावर का एक लंबा चला, और वो भी स्कैंडल बन के सामने आया। 2015 की जो पॉलिसी थी उसमें जो नंदीपुर उसमें लगा, और वहाँ के उस वक्त के सीईओ इस वक्त नंदीपुर तो पहले क्या चल रहा था? नहीं, पहले चल रहा था, लेकिन वो पहले कंपटीशन हुई थी, वो बीच में मसला बन गया, पीपल्स पार्टी के टाइम पे चल रहा था, उसी वक्त बल्कि जनरल मुशर्रफ के टाइम पे इसकी स्टार्ट हो गया था, हुआ था। लेकिन उस पर आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा एक मामला चला जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, फिर बाबर अवान साहब खातनी लिख रहे थे। ये बहुत बड़ा लंबा मसला चला था, और जब पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून का दौर आया, वो जो खत वाला मामला था मियां साहब, वो तो था ना, वो जो कुछ इसमें भी बाबर अवान साहब जो है वो खत नहीं लिख रहे थे। वो एग्जैक्टली वो कुछ गारंटीज की अप्रूवल का लॉ मिनिस्ट्री के पास सबरी गई थी नंदीपुर वाली, बिल्कुल वो क्लियर नहीं हुई थी। तो उस वक्त हो गई थी बाद में सुप्रीम कोर्ट में बताया गया था कि 200 अरब रुपए से जायद का नुकसान हो चुका है उस वक्त तक। फिर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उस वक्त वो दोबारा उसको संभल कर दिया गया, और जो उस वक्त सीईओ थे वहाँ पे, वो आजकल सेक्रेटरी हैं बहुत बड़े एक शोबे के, उनको 2.5 करोड़ रुपए उस वक्त इनाम से नवाजा गया कि उन्होंने फौरी तौर पे 3 महीने के अंदर, जो कि हमारी स्पीड है, कि इसको जो है वो खड़ा कर दिया। और उसकी सूरत हाल ये है आज तक कि वो चला नहीं है, वो 2%, 3%, 20% हार्डली वो चला है। और उसमें जो ऑयल डाला गया या उसको मिट्टी के तेल से धो के उसके पुर्जों को दोबारा लगाया गया, तो उससे वो ख़राब हो गई। मैंने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है, उसमें बाकायदा तौर पर सामने लिखा हुआ है कि उसने बाकायदा उसके साथ, अब मैं लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहता, जो हुआ उसके साथ। इसी तरह बाकी पावर प्लांट्स के साथ भी हुआ। जो हवेली शाह बहादुर है, उसमें यह कहा गया सुप्रीम कोर्ट में कि उन्होंने एक नई मशीनरी बनाई थी, हमने वो टर्बाइन्स लगा ली, हमें उसका ये जरगाम इसाक खान ने मेरे सामने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमें पता ही नहीं चला कि ये चलनी कैसे है, इसलिए हमें से पूरी कैपेसिटी से बिजली नहीं ले पा रहे। ये हमारी कैपेसिटी है सर। तो ये सारे इसको किकबैक्स कहेंगे हम, ये सारे तल्ख हक़ाइक़ तो बयान कर रहे हैं। कोई हल है सर आगे? क्या हम अगले साल भी यही बयान करेंगे या कोई हल है? मियां साहब, किकबैक्स कहना बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, क्योंकि किकबैक कहने के लिए आपके पास एविडेंस होना चाहिए। मैं चूँकि हमें बहुत सारी चीज़ें पता है। मैं यहाँ 1 मिनट रोकता हूँ आपको। अभी एक बयान आया है इसका, हमारे सेक्रेटरी जो खारजा थे, डाइवो का वो चीफ जिसने ये ठेका दिया था, उसने 5 साल कोरिया में जेल काटी है, और वो साबित हुआ है कि उसने पाकिस्तान की ठेका खरीदा था। तो आई थिंक देयर आर नहीं, मैं सही सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जब हम किसी एक स्पेसिफिक किसी प्रोजेक्ट की बात करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट की, तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी पता होती हैं कि ठीक तो यार खोल दें फिर। ये नहीं, मसला ये है कि बात वो, जब आप प्लेटफॉर्म पे एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के बात करें, तो हम वो बात करें जिसको हम कल सपोर्ट कर सकें, जिसके पीछे कोई हम सब एविडेंस के साथ बात कर सकें। बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही होती है, बट हम उस पर इसलिए चुप कर जाते हैं कि हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं होता, नज़र आ रहा, आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन वो चीज़ जिससे आप उस चीज़ को जाके किसी कोर्ट ऑफ लॉ में उसको इस्टेब्लिश कर सके, तो वो नहीं होते। हल की आपने जो असल बात की, देखिए फ्रैंकली इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी और एनर्जी पॉलिसी है ना, वो फ्रेगमेंटेड है, सेंट्रलाइज नहीं है, कंट्रोल्स बहुत वीक है। गैर मुल्की जो आपके इदारे हैं, जिसमें IMF भी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है, एशियाई तरक्याती बैंक भी है, मैकेंजी भी है, A.T. कार्नी ने भी अपना रोल प्ले किया। वो आपको एडवाइस करते हैं, गवर्नमेंट कोई एक खिचड़ी सी पका के उसकी पॉलिसी बन जाती है, वो बैकफायर करती है, फिर उसके काउंटर पे भी इसी तरह की खिचड़ी पकती है और एक और पॉलिसी आ जाती है। इस मुल्क के अंदर मैं 2008 से देख रहा हूँ IMF का प्रोग्राम, सर्कुलर डेट ख़त्म करने का हर IMF प्रोग्राम में उसका हिस्सा होता है, नहीं ख़त्म हुआ। वर्ल्ड बैंक से सही साहब हमने अरबों डॉलर के कर्जे लिए हैं पावर सेक्टर की इस्लाहात के नाम, ऐसा ही अरबों डॉलर के, नहीं हुआ। FBR में इस्लाहात के लिए हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के कर्जे लिए हैं, नहीं हुआ। ये इस वक्त सारी सूरत है। पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा बजट के खसारे में जाता है। इस्लाहात के नाम पर पैसे ले जाते, बजट के खसारे में चला जाता है। अच्छा नहीं, मताब साहब एक और बात है, बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा, और मेरी कंट्रोल रूम भी ये कह रहा था कि वी शुड नॉट लेवल चार्जेस विच वी कैन नॉट सपोर्ट थ्रू एविडेंस। लेकिन अगर ये चार्जेस लगते हैं, किसी आदमी पे लगते हैं, और हम जाके कहते हैं ठीक है जनाब मुआहदे खोल दें, ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है, मुआहदे खोल दें, ऑडिट करवा रहे हैं,
और मुझे चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने मुझे कहा, उनका ये अगर आप माहदे खोलने का ऐलान करेंगे तो ये मुल्क से भाग जाएंगे। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, ट्रांसपेरेंसी का तकाजा ये है कि आपने अगर किसी तरह की कोई हैंकी फेंकी नहीं की हुई तो आप उन मुआहदों को जो है वो खोल दें। और सॉवरेन स्टेट के तौर पे ट्रांसपेरेंसी के लिए ज़रूरी है कि हम खोलें। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, एक बात ध्यान में रखें, मैं मल्टीलैटरल क्रेडिटर्स का सपोर्टर नहीं हूँ, मुखालिफ हूँ उनका। लेकिन आप ये देखें ना, कितना जुल्म है कि उनकी कंडीशनैलिटीज़ की वजह से बहुत से डॉक्यूमेंट्स हमने पब्लिक करने शुरू कर दिए हैं। मसलन LOI IMF का जारी होता है या वर्ल्ड बैंक के डॉक्यूमेंट्स जारी होते हैं, तो 90s में और 2000 तक भी ये नहीं था। ये बाद में उनकी मेहरबानी है कि जारी हुआ। पावर सेक्टर के बारे में एक बात मैं ज़रूर करना चाहता हूँ। देखिए, वर्ल्ड बैंक की वजह से पावर सेक्टर प्रॉब्लम का शिकार हुआ है। क्यों? वर्ल्ड बैंक की तरफ से हमें ये आया कि अनबंडल करें आप इसको। अनबंडल मतलब बिल्कुल, ये जरा एक्सप्लेन करना। मैं अनबंडल से मुराद ये है कि जेनकोज और डिस्कोज बना दें और वो जो है वो फिर प्राइवेटाइज कर देंगे, हम डीरेगुलेट करें। अच्छा, हमने क्या किया? हमने आधा तीतर आधा बटेर रखा और उसकी वजह से आज ज़्यादा प्रॉब्लम है। हल आप पूछ रहे थे, या हम वापस वापडा पे चले जाएं या इस पूरे के पूरे सेक्टर को पूरी तरह से डीरेगुलेट करें। लेकिन ये बात करनी आसान है, ये करना इसलिए मुश्किल है। ये इन्होंने कर ली, उसकी बैलेंस शीट को क्लीन किया, पहले कुछ 600-700 अरब रुपए उसके अंदर रखे और उसकी वजह से अगर ये इनकी बैलेंस शीट, पहले तो मेरा ख्याल ये है कि इनकी बैलेंस शीट इतनी क्लियर नहीं है। लेकिन बकौल कुछ साफियों के, मेरे ख्याल में राना साहब ने भी ये बात की है कि अगर इन 3-4 को आप क्लीन करना चाहते हैं तो कोई 1 ट्रिलियन रुपीस के लगभग इन आपको जो है वो क्लीन करना पड़ेगा। इनकी लाइबिलिटीज़ इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। आखिरी हल आपने पूछा, इस मुल्क में हम टेक्नोक्रेट्स को आजमा चुके हैं। बिल्कुल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बैंकर्स, मेहरबानी करें पॉलिटिशियंस को फाइनेंस मिनिस्टर बनाएं। क्यों? इस मुल्क में हमने बड़ी ज़्यादा बातें पता है हमें, एग्जीक्यूशन पे और एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन पे प्रॉब्लम है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। देखिए ना, चीनी भी यही बना रहे हैं, बिजली भी यही बना रहे हैं, हमें कोई पता नहीं कौन मालकान है। इल्जाम लगता है, खुद ये एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं यार कि आपके रिश्तेदार। ये डोंट यू थिंक कि कारोबार और आपकी बात से मैं आपको एक बात बताऊं, अगर फॉर्म 47 की हुकूमत ना हो और उसने लोगों के पास वापस जाना हो तो लोगों के पास कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तो होगा कि वो उसकी अकाउंटेबिलिटी कर सके। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। राणा साहब, टाइम थोड़ा है, बजट कैसा आ रहा है? क्या बजट है? कोई स्टेटस को का बजट होगा, 1-2 जगह पर रिलीफ की कोशिश कर रहे हैं तनख्वाहदार तबके के लिए और कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए। कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी उस पर इतना फोकस है। एक्सपोर्टर्स और तनख्वाहदार तबके की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है। बाकी नंबर्स आगे पीछे होंगे, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। बड़े बड़े ऐलानात होंगे, इस्लाहात गिनवाई जाएंगी और एक उनकी जो अचीवमेंट आपको नज़र आएगी बार बार कि हमने ये कर्जा भी ले लिया और वो कर्जा भी ले लिया। ये कर्जा और वो कर्जे के अलावा हुकूमत के पास इस वक्त कोई प्लान नहीं है और ये चीज़ आपको बजट में। एंड वी सेलिब्रेटेड। एक चीज़ में इजाफा कर दूं, सुपर टैक्स के रेट्स में ग्रेजुअली कमी का 2% अभी कह रहे हैं। सुपर टैक्स एक्सप्लेन कर देना। सुपर टैक्स जो है वो बेसिकली कुछ कंपनीज पे और कुछ इंडिविजुअल्स पे भी, बड़े लोग जो ज्यादा पैसे कमाते हैं उनके ऊपर जो है वो सुपर टैक्स लगाया हुआ है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ये जस्टिफाइड नहीं है। उसकी वजह ये है कि चाहे अमीर लोग ही हैं, लेकिन आपने एक टैक्स ले लिया